बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी घने पेड़ की छांव। दरवाजे की घंटी बहुत देर से बजती चली जा रही थी। समीर टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहा था और अंजू अपने कमरे में बैठी नेल पेंट लगा रही थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में वो सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। मम्मी किचन में थी मगर उनका ध्यान दरवाजे पर ही लगा हुआ था। जब घंटी बहुत देर तक बजती रही तो हार कर उन्हें ही दरवाजे की तरफ जाना पड़ा। पापा दफ्तर से लौटे थे। दरवाज़ा खोलकर वो सीधे बैठक में पहुंची और समीर को जोर से डांट लगाई। समीर, दरवाज़ा नहीं खोल सकते तुम? समीर रियलिटी शो का फिनाले देख रहा था। उसने बिना टीवी से नजरें हटाए कहा, मम्मी, मैंने अंजू को बोल दिया था खोलने के लिए। समीर की लापरवाही पर मम्मी को गुस्सा आ गया। उन्होंने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। लाइट नहीं है और तुम इन्वर्टर पे टीवी देख रहे हो? मैं तुम लोगों की लापरवाही से बाज आ चुकी हूँ। इतने बड़े हो गए लेकिन जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं तुम्हारे अंदर। मैं रोटी भी बनाऊं, दरवाज़ा भी खोलूं, घर के सारे काम भी करूं। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूं। झगड़ा सुनकर उनकी बेटी अंजू भी चली आई। क्या हो मम्मी, कोई बात हो गई क्या? मम्मी का गुस्सा सीधे 7वें आसमान पे जा पहुंचा। जब कोई बात हो जाएगी तभी आओगी तुम? घर का माहौल बिगड़ते देखकर पापा ने मम्मी को समझाने की कोशिश की। कोई बात नहीं सरिता, बच्चे हैं, थोड़ा बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। गलती पापा की ही थी। गलत वक्त पर मम्मी को छेड़ दिया। मम्मी के गुस्से का पिघलता हुआ लावा अब पापा की ओर बढ़ने लगा। और कितना बड़े होंगे ये समीर 2 साल से सीए का एग्जाम दे रहा है और अंजू रोजगार समाचार में निकली सारी नौकरियों के इम्तिहान दे चुकी है। और कितना टाइम चाहिए इनको बड़ा होने के लिए? पापा पैसे दे देते हैं, मम्मी खाना बना देती है, बस चल रही है इनकी जिंदगी। अगर उस वक्त शानू बुआ का फोन न आया होता तो अंजू और समीर की क्लास थोड़ा और लंबी चलती। दरअसल पापा ही घर का वो शख्स होता है जो सबसे पहले बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास कराता है। लेकिन अंजू और समीर के पापा अपने बच्चों को देखकर सारी तकलीफें भूल जाते थे। फिर खुशमन से कौन डांट लगा सकता है? बहरहाल बुआ का फोन आते ही दोनों को लगा कि मामला ठंडा पड़ गया है। मगर किसी ने नहीं सोचा कि मम्मी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रखने वाली बुआ ने आखिर मम्मी को कॉल कैसे कर दिया। मम्मी की डांट सिर्फ एक बड़े धमाके की शुरुआत भर थी, क्योंकि बुआ के बेटे अखिल को बैंक मैनेजर की नौकरी मिल गई थी और इस बात को उन्होंने सबसे पहले मम्मी को बताया था। और बातों ही बातों में उन्होंने अंजू और समीर की नौकरी और करियर के बारे में भी पूछ लिया था। शानू बुआ का फोन रखकर मम्मी ने पापा से कहा, शानू के लड़के की बैंक में नौकरी लग गई है। दुनिया जहान के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और एक हमारे हैं कि अभी तक माँ बाप की रोटी तोड़ रहे हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं होती तो इनको आटे दाल का भाव पता लग जाता। पापा शांत होने का इशारा नहीं करते तो मम्मी के शब्द शायद और कड़वे होते जाते। समीर और अंजू को बुरा तो लगा, लेकिन पापा ने मुस्कुराकर बात को हल्का कर दिया। ये दोनों यूं तो नौकरी के इम्तिहान की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशों में वो बात नहीं थी जो कामयाबी तक ले जाती है। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके खानदान में एक से एक बढ़कर पढ़ाकू रिश्तेदार थे, तो इसमें उनकी क्या गलती थी? कोई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग के इम्तिहान में तो कोई नौकरी के पेपर में पास होता गया और उनके माँ बाप अंजू और समीर से बराबरी करके खुश होते चले गए। शुरुआत में तो मम्मी पापा ने दूसरों की बातों का ज्यादा ख्याल नहीं किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मम्मी को एहसास होने लगा कि उनके बच्चे सचमुच नालायक हैं। उन्होंने बहुत तरीकों से बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन समीर और अंजू अपनी लीक पर ही चलते रहे। आखिर में मम्मी के पास सिर्फ एक हथियार रह गया, ताने। हो सकता है वो मम्मी की बेबसी या खीज हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मम्मी का लहजा और कर्कश होता जा रहा था और लफ्जों में तीखापन बढ़ता चला जा रहा था। पड़ोस में जाओ तो सब उनसे पूछें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मम्मी कहती,
सीए का एग्जाम दे रहा है? इतना सुनते ही अगला सवाल टपक पड़ता, अरे अभी तक क्लियर नहीं हुआ? रिश्तेदारी में भी यही सवाल दूसरे ढंग से पूछे जाते। पापा तो नजरअंदाज कर देते, लेकिन मम्मी के मन में बातें बैठ जाती थीं। मम्मी अपने तीखे शब्दों से दोनों के अंदर का जमीर जगा देना चाहती थीं। उस रोज पापा जल्दी घर आ गए थे और किस्मत से दरवाजा खुला ही हुआ था। उनके चेहरे पर थोड़ी सी थकान और उदासी थी। कुछ दिन से उनके चेहरे की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। कोई बात थी जो उनको भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। आज घर आए तो घर हमेशा की तरह बिखरा हुआ था। न सोफे के कुशन सही जगह पर थे और न ही डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए गए थे। मम्मी घर पे होती तो शायद इतना बुरा नजारा नहीं होता। घर के बुरे हाल देखकर पापा तेजी से चीखे, अंजू, समीर, इधर आओ। पापा की आवाज सुनकर दोनों भागे भागे ड्राइंग रूम की तरफ आए। तुम दोनों को जरा सी भी तमीज है? हाँ? ये क्या हाल बना रखा है घर का? हम लोग कुछ नहीं कहते तो तुम लोग हमारे सर पे चढ़े जा रहे हो। अरे हमारे सामने ये हाल है तो हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करोगे। साफ करो ये सब। मम्मी की डांट को तो दोनों हजम भी कर लेते थे, लेकिन आज पापा के डांटने पर अंजू और समीर को बहुत बुरा लगा, वैसा ही जैसा मम्मी महसूस करवाना चाहती थी। कुछ ही देर में घर साफ हो चुका था, लेकिन अंजू और समीर के मन से ये बात साफ नहीं हुई। पापा की डांट ने दोनों को झकझोर के रख दिया था। आज घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। मम्मी पड़ोसियों के यहाँ कीर्तन में गई थीं और पापा अपने कमरे में बैठे दफ्तर का काम कर रहे थे। आज न अंजू ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और न ही समीर ने टीवी पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज का फाइनल मैच देखा। वो दोनों एक दूसरे से भी नहीं बोले। उन्हें दुनिया भर के ताने और उलाहनों से बचाने वाली ये आखिरी दीवार भी अब दरकने लगी थी। कुछ ही देर में मम्मी घर आ गईं। घर में आते ही उन्हें कुछ अजीब सा लगा। घर पूरा साफ था और शोर बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये दोनों बातें इस घर में बड़ी अनकॉमन हो गई थीं, बड़ी दुर्लभ हो गई थीं। बच्चों की हरकतों और लापरवाही से हमेशा नाराज रहने वाली मम्मी आज थोड़ा हल्के मूड में थी। ड्राइंग रूम में समीर को अकेला बैठे देखकर बोली, अरे स्कोर क्या हुआ? समीर ने कंधे उचकाकर पता न होने का इशारा किया। अंजू को किचन की स्लैब साफ करते देख मम्मी ने कहा, अंजू आजकल तू जो गाना सुनती है ना, उसी पे भजन बना दिया था कीर्तन मंडली ने। मम्मी उसके बाद पापा के कमरे में गईं और बोली, आपने बच्चों को कुछ कहा क्या? पापा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अब इन्हें बच्चा कहना छोड़ दो सरिता, टाइम आ गया कि अपनी जिम्मेदारी समझें। मम्मी ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहा, सुनो, आप मत डांटा करो, बुरा मान जाते हैं। पापा ने धीमे से जवाब दिया, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। समीर और अंजू ने अगले दिन तक इंतजार किया कि पापा उनको मना लें और अपनी गलती मान लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पापा और सख्त होते चले गए। नतीजा ये निकला कि समीर और अंजू बिना कहे घर के सारे काम करने तो लगे, लेकिन पापा से बात नहीं करने का फैसला कर लिया। अब घर में सब कुछ करीने से और सही समय पर होता था, लेकिन घर की खिलखिलाहट कहीं खो गई थी। पापा के कहने पर मम्मी ने भी अंजू और समीर को मनाने की कोशिश नहीं की। एक दोपहर जब घर में सिर्फ अंजू और समीर थे और पापा शहर से बाहर गए थे, तो मम्मी अपनी सहेली के घर किसी फंक्शन में गई थी। दरवाजे पर गैस एजेंसी वाला एलपीजी सिलेंडर लेकर आ गया था। अंजू ने अपना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पूरे पैसे नहीं थे। उसने समीर को आवाज लगाई, समीर, सिलेंडर के लिए पूरे पैसे नहीं है मेरे पास। भगवान के आसन में देखना, वहां कुछ पापा के पैसे होंगे। आसन की पूरी छानबीन करने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने पीछे रखी गीता उठा ली। उसके बीच कोई लिफाफा फंसा हुआ था। समीर ने पेपर खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस लिफाफे में पापा के वॉलंटरी रिटायरमेंट का लेटर था। पापा को 1 महीने पहले ही वीआरएस देकर नौकरी से निकाला जा चुका था। एजेंसी वाला सिलेंडर देकर जा चुका था, लेकिन समीर अब भी जमीन पर बैठे उस कागज को देखे जा रहा था। उसे परेशान देखकर अंजू ने पूछा, क्या हुआ, क्या है इस कागज में? समीर ने कागज उसे थमाते हुए कहा, पापा की नौकरी चली गई है अंजू। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे उन्हें पिछले दिनों में पापा के बदलते हुए बर्ताव का कारण समझ में आने लगा। उन्हें समझ आया कि पापा कार घर में छोड़कर बस से क्यों जाने लगे हैं। पापा की बातों में भी फिक्र के इशारे छुपे थे। बेटा, अगर हमारी नौकरी नहीं होती तो तुम पता नहीं क्या करते। पापा ने जब ये कहा था तब भी समीर पापा की बात का इशारा नहीं समझा था।
उसने मुस्कुराते हुए कहा था, पापा आपने ना अपना टैलेंट वेस्ट किया इतने साल। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में होते तो अब तक सीईओ बन गए होते। कहो तो सीवी बना दूं आपका। आज समीर और अंजू दोनों चुप थे। थोड़ा डर, थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी रह रह कर उनकी धड़कनें बढ़ा रहे थे। आने वाले वक्त की असुरक्षा, अनिश्चितता उनके सामने अपने सबसे डरावने रूप में आ गई थी। पापा एक बड़े पेड़ के जैसे हैं जिनकी घनी छांव ने उन्हें दुनियादारी की धूप से बचाया था। क्या है वो पापा के अलावा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक खोज थी जिस पर उन दोनों को निकलना था। अंजू के मन में तूफान चल रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पापा ने उनको नहीं बताया। क्या पापा उन्हें इस लायक नहीं समझते कि ये बात उनसे शेयर की जाए? इस एक वाकये ने दोनों को झकझोर कर रख दिया। इस खबर के पता चलने के 5 दिन बाद पापा घर लौटे। घर में आते ही ड्राइंग रूम में बैठे छोटे बच्चों को देखकर बोले, अरे ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए अंजू बोली, पापा मैं इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ। बीना आंटी कब से कह रही थी, बस मैं ही टाले जा रही थी। पापा ने समीर के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, समीर से कहो नीचे से मेरा बैग ले आए। अंजू ने कहा, पापा मैं ले आती हूँ, समीर तो 7 बजे आता है। पापा की सवालिया नज़रों को देखकर अंजू बोली, पापा समीर ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली है। पापा ने गौर से देखा, पढ़ाना तो दूर, अंजू 5 बच्चों को ठीक से बैठा भी नहीं पा रही थी। बार बार कोशिश करने के बाद उसको खीज हो रही थी, लेकिन पापा के सामने शांत बने रहने की कोशिश कर रही थी। वो सोचने लगे कि अंजू को पढ़ाने का शौक कब से लग गया, और क्रिकेट के सीजन में समीर की पार्ट टाइम जॉब, कहीं इन्हें मेरी नौकरी के बारे में पता तो नहीं चल गया। जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है। उसे पता ही नहीं होता कि जिस तरफ गिर रहा है हैंडल को उसके दूसरी तरफ मोड़ देना होता है। उसी तरह अंजू और समीर को भी नहीं पता था कि जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर करना क्या है। जिंदगी और साइकिल एक जैसी ही तो हैं। सुख और दुख का बैलेंस न करना आए तो चोट लगना लाजमी हो जाता है। समीर का मन काम में बिल्कुल नहीं लगता था। लंच के आधे घंटे बाद ही कुर्सी उसको चुभने लगती थी। काम का इतना बड़ा बोझ और तनख्वाह इतनी कम, वो मुश्किल से ही किसी काम को ठीक से कर पाता था। शाम को बॉस की डांट उसे बिच्छू के डंक की तरह चुभती थी। इस डांट के आगे तो मम्मी के ताने कुछ भी नहीं थे। शायद इसी डांट से बचाने के लिए मम्मी उनको फटकारा करती थी। इधर अंजू ने भी कभी नहीं सोचा था कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो सकता है। शाम के 5 बजे उसे किसी भी हालत में घर पे मौजूद रहना होता था, वो भी उस दिन पढ़ाए जाने वाले चैप्टर की सारी तैयारी करने के बाद। 1 महीना तो उसने किसी तरह खींच लिया, लेकिन दूसरे महीने उसे झुंझलाहट होने लगी। जरा जरा सी बात पर वो गुस्सा हो जाती। कभी कभी उसे लगता कि मोहल्ले के सारे नालायक बच्चे उसी के पास पढ़ने आते हैं। एक रोज जब 4 बार समझाने के बाद भी ट्यूशन में पढ़ने वाले एक बच्चे को समझ नहीं आया तो अंजू बुरी तरह खींच गई। एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद करके बोली, तुम दुनिया के सबसे निकम्मे स्टूडेंट हो। मगर पता नहीं क्यों उसी लम्हे में उसे मम्मी की बात याद आ गई। उनके लाख समझाने के बाद भी उन्होंने वही गलतियां की जिनके लिए मम्मी ने आगाह किया था। उनके ताने, उलाहने सब ठीक लगने लगे थे और ये भी महसूस हुआ कि वो खुद शायद दुनिया की सबसे निकम्मी औलाद है। बच्चे को थप्पड़ मारने और निकम्मा कहने वाली बात मोहल्ले में फैल गई और लोगों ने अपने बच्चे अंजू के पास भेजना बंद कर दिया। उधर लगातार गलतियों के चलते दूसरा महीना खत्म होते ही समीर को नौकरी से निकाल दिया गया। शाम हो गई थी। आज न तो समीर दफ्तर गया और न ही अंजू के पास बच्चे पढ़ने आए। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे पापा से बचना चाह रहे थे। अपना हारा हुआ और नाकाम चेहरा लेकर वो अपने पापा के पास नहीं जाना चाहते थे। पापा ने अंजू को आवाज लगाई, तुम कुर्सियां लगा लो अंजू, बच्चे आने वाले होंगे। अंजू पापा से क्या कहती। पापा किचन की तरफ गए तो देखा समीर कमरे में चुपचाप बैठा है। उसे परेशान देखकर पापा ने पूछा, क्या हुआ समीर, आज तुम अपने ऑफिस नहीं गए? समीर को लगा जैसे किसी ने उससे जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया है। सच्चाई अपने पूरे वजूद के साथ हमारे सामने खड़ी होती है और हम उसे व्याख्याओं की चादर से ढक देते हैं। समीर को लगता था कि जब वो काम करना शुरू करेगा तो देखते ही देखते सबसे आगे निकल जाएगा, लेकिन अपने करियर की पहली गेंद में ही वो क्लीन बोल्ड हो गया था।
पापा का सवाल अब भी वहीं खड़ा था और जवाब की जगह एक लंबी खामोशी ने ले ली थी। अंजू को अंदर आता देखकर पापा कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, तुम्हें कुर्सी चाहिए तो ले जाओ, तुम्हारे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए होंगे। पापा की बात सुनकर अंजू की आंखें डबडबा गईं। वो चुप रही, मगर उसकी आंखों के कोरों में इकट्ठी हुई उदासी खुद ब खुद कहने लगी, अब कोई बच्चा नहीं आएगा ट्यूशन पढ़ने। आपकी बेटी लाइफ के पहले इम्तिहान में फेल हो गई पापा। ट्रे में टकराते हुए कपों की आवाज ने कमरे में फैली उदास चुप्पी को तोड़ दिया। मम्मी चाय लेकर कमरे में आ गई थी। मम्मी पापा शायद कुछ कहना चाहते थे अपने बच्चों से। अंजू और समीर के संजीदा चेहरों को देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब उनकी बातें सिर्फ उनके कान तक नहीं पड़ेंगी, बल्कि गहरे कहीं दिल तक पहुंचेंगी। पापा ने इशारे से समीर को कप उठाने के लिए कहा। जब मैं बहुत छोटा था ना बेटा, मेरे पिताजी गुजर गए थे। पापा क्या होते हैं मैं कभी जान नहीं पाया। अपनी पूरी जिंदगी हमने ये कोशिश की कि तुमको कभी वो कमी ना महसूस हो जो हम सारी उम्र महसूस करते रहे। लेकिन एक वक्त आता है जब हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जिंदगी के मुश्किल सफर पे निकलना पड़ता है। जो आदमी जितनी देर करता है ना, उसके लिए मुश्किलें उतनी बढ़ती जाती हैं। पापा की बात सुनकर समीर से रहा नहीं गया। मैंने और अंजू ने भी बहुत देर कर दी ना पापा। पापा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा गलतियों का एहसास हो जाए तो उनके दोहराए जाने की गुंजाइश कम हो जाती है। तुम दोनों मन लगा के पढ़ाई करो, बस तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंजू का गला भर आया, आंखों में उभर आए आंसू बस बह जाना चाहते थे। वो खुद को रोकते हुए बोली, मगर पापा आपकी। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। पापा ने उसे प्यार से गले से लगा लिया और सर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, उसकी एक टहनी कट जाने से भी उसकी नींव कम नहीं होती। मौसम बदलते हैं, पत्तियां फिर आती हैं, फूल फिर खिलते हैं। कोई कंपनी आपकी नौकरी छीन सकती है, मगर आपका हुनर कोई नहीं छीन सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, चिंता मत करो। अगली सुबह मम्मी ने खिड़की खोली तो सुबह की किरणों के साथ बहुत सारी उम्मीदें कमरे में बिखर गईं। ड्राइंग रूम में पापा अपनी फेवरेट शर्ट पहनकर तैयार हो गए थे। तभी समीर कमरे में आया और एक फोल्डर पापा की ओर बढ़ा दिया। पापा ने चौंक कर पूछा, क्या है इसमें? समीर ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें आपका सीवी है पापा, मैंने बनाया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।